कुछ नई घटनाक्रम कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में हुए हैं। आज ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चला है, बायकॉट चाइना। देखिए, चाइना के से एक चीज अच्छी सीखने वाली है। मैंने कल आपको बताया था कि चाइना का बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके माँ बाप उसको वहां पर लेकर जाते हैं जहां चाइना और जापान का युद्ध हुआ था, उस पहाड़ी के पास, जहां लाखों चाइनीज व्यक्तियों को एक साथ खड़े करके गोलियों से भून दिया गया था और जिंदा जला दिया गया। हर चाइना के बच्चे को जैसे ही वो थोड़ा सा समझने वाला होता है उसको बचपन में वहां कर लेकर जाता है, और फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो फिर उसको दोबारा लिया जाता है। और वहां पर टूर एंड ट्रेवल वाले बुजुर्ग चाइनीज व्यक्ति जो घर से उसके साथ जाते हैं, वो उसकी कहानी को इतने मार्मिक तरीके से सुनाते हैं, इतने भयावह तरीके से सुनाते हैं कि चाइनीज बच्चे के मन में बैठ जाता है कि मेरे लिए मेरा देश पहले है, मेरा देश, मेरे पूर्वजों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया था तब ये मेरा देश बना है, तो इस देश का मुझे पूरा सम्मान करना है, इस देश की व्यवस्थाओं का, इस देश के कानून का पालन करना है। और आज आपने देखा होगा कि चाइना के अंदर, चाहे हम कहें कि शी जिनपिंग कितना भी कठोर है, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पर ह्यूमन राइट्स नहीं है, वहां पर कोई जुडिशरी सिस्टम नहीं है, वहां पर केवल सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया तंत्र है, वहां पर किसी व्यक्ति को ऐसे अपने भारत की तरह अनाज नहीं मिलता, मनरेगा के नाम पर फ्री में खाने को नहीं मिलता, वहां पर जो व्यक्ति रहेगा उसको काम करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में फ्री में इलाज नहीं मिलता, आपने वहां पर लोन ले लिया और लोन नहीं चुकाया तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा, आपको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं, वो निर्णय 2-4 दिन में किया जाता है, उसके लिए कोर्ट के ऊपर कोर्ट, अपील के ऊपर अपील, दलील के ऊपर दलील वहां पर नहीं दी जाती। मान लीजिए जब उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी तो वन चाइल्ड पॉलिसी में धर्म नहीं देखा, किसी का यह तर्क नहीं आया कि हमारी मान्यताएं तो हमारा धर्म तो इसकी इजाजत नहीं देती। देश के लिए जो कानून है वो सबके लिए लागू है और कोई उससे बच नहीं सकता। तो जैसे ही किसी व्यक्ति ने गलती से दूसरा बच्चा पैदा कर लिया, दूसरा बच्चा पैदा करते ही जेसीबी लेकर, बुलडोजर लेकर चाइना अथॉरिटी का बुलडोजर आएगा और उसके घर को तोड़ देगा। जो बच्चा पैदा होगा उसको कोई आईडी नहीं मिलेगी, उसको कोई आधार कार्ड नहीं मिलेगा, उसको कोई वोटर कार्ड नहीं मिलेगा, उसको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा, उसको किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, उसको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, वो कभी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं ले सकता, वो बैंक में खाता नहीं खुलवा सकता, उसको सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, वो कभी वोटर कार्ड नहीं ले सकता, वो वहां पर पासपोर्ट नहीं ले सकता, वो कोई बिजनेस करना चाहे तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। और इतना करने के साथ साथ उसके पूरे परिवार का घर तोड़कर उसको रोड के ऊपर ले आया जाता है। ये फैक्ट बातें हैं, आप चाहें तो आपका कोई व्यक्ति चाइना में रहता हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। ऐसा चाइना के अंदर सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये देश चल रहा है। तो हमने कल बातचीत की थी कि चाइना का बच्चा पैदा होता है तो उस पहाड़ी के पास ले जाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारा देश कैसे खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश के एक गांव में एक नाई ने 8-10 व्यक्तियों की दाढ़ी बनाई, एक व्यक्ति संक्रमित था तो उस गांव के 6 व्यक्ति उस एक नाई के कारण संक्रमित हो गए हैं। तो जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम बचें कि हम कहीं बाहर से दाढ़ी ना बनाएं। और जियो और फेसबुक का जो अभी फेसबुक ने जो जियो के अंदर 10%, 9.9% जो शेयर खरीदे हैं, उन शेयर्स के खरीदने के बाद हमने एक दिन फेसबुक और जियो की बात की थी। देखिए, फेसबुक दुनिया की बड़ी कंपनी है, बहुत बेशरम है। मार्क जुकरबर्ग एक नंबर का बहुत बेशरम व्यक्ति है, कम से कम 16 बार अभी तक वो माफी मांग चुका। फेसबुक के ऊपर जितना डाटा है वो पूरी तरह से अनसेफ है। फेसबुक के ऊपर डाटा की चोरी की एक घटना नहीं हो चुकी, 16 घटनाएं हो चुकी। और फेसबुक पूरी दुनिया में चलता है, केवल एक देश में नहीं चलता, वो देश है चाइना। और फेसबुक के बारे में हम यदि बात करें तो आप ये सोचेंगे कि फेसबुक हमसे क्या चलाता है। देखिए, फेसबुक के ऊपर आकर हम फेसबुक की निंदा करते हैं, स्वदेशी का प्रचार करते हैं, तो एक तरीके से हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। लेकिन ये विदेशी प्लेटफॉर्म है, हमें मजबूरी में इसलिए प्रयोग करना पड़ रहा है कि हमारे पास स्वदेशी कोई इसका विकल्प नहीं है। एक व्यक्ति से, एक यूजर से फेसबुक हर साल 3,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक कमाता है। आप कोई भी चीज नहीं खरीदते, कोई ऐड नहीं खरीदते, तो भी इतना वो कमाता है। ये मैंने फेसबुक के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। फेसबुक पूरे दुनिया के सारे देशों में चलता है, केवल चाइना में नहीं चलता। तो इस फेसबुक के बारे में हम बात करें तो फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग सुबह 2 घंटे पहले उठता है और उठकर चाइना की भाषा है जिसको चाइनीज बोलते हैं या मैंड्रीन बोलते हैं, उस मैंड्रीन भाषा को सीखता है और वो शी जिनपिंग के तलवे चाटता है कि मुझे किसी तरह चाइना के अंदर एंट्री दे दी जाए। मार्क जुकरबर्ग की पत्नी चाइनीज है, उसने अपनी बेटी पैदा की, अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। बेटी पैदा हुई तो उस बेटी को लेकर उसका एक सपना था कि इस बेटी का नामकरण शी जिनपिंग करे। इतना वो चाइना से प्रेम करता है। जब उससे किसी ने पूछा कि आप ये चाइनीज भाषा क्यों सीख रहे हो, आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों सीख रहे हो, तो उसने कि चाइना बहुत बड़ा बाजार है 140 करोड़ का और मुझे अपनी फेसबुक वहां चलानी है। कल को यदि
फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग को मौका मिले कि आप आ जाओ चाइना की, आपको हम सिटीजनशिप दे देंगे, आप चाइना में आकर रहो, चाइना में आकर बसो, तो वो दोबारा सोचेगा नहीं, वो तुरंत जाकर चाइना के अंदर बस जाएगा। तो फेसबुक और जियो की जो डील हुई, इसके बारे में मैंने यही कहा था कि ये कोई बहुत अच्छी नहीं है, स्वदेशी के लिए खराब चीज हुई है, लेकिन क्योंकि अब पूरी ग्लोबल इकोनॉमी बैठी हुई है, हुआवे जैसी चाइनीज कोई कंपनी आए, टिकटॉक जैसी आए, रेन जैसी आए, चाइना के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, कितनी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस का जितना पूरा ग्रुप है, पूरे ग्रुप का जितना टर्नओवर है रिलायंस का, उसके बराबर चाइना की एक कंपनी है हुआवे। जैसे रिलायंस 4G नेटवर्क हमें दे रहा है, 4G के टावर लगे हुए हैं, 4G का इंटरनेट हमारे मोबाइल के अंदर आता है, 4G की ऑप्टिकल फाइबर से हमें घरों के अंदर लीज लाइन मिलती है, वैसे ही हुआवे नाम की एक कंपनी है जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी आते हैं, और इसके साथ साथ वो चाइना की कंपनी है, चाइना के एक मिलिट्री लीडर की कंपनी, चाइना की गवर्नमेंट ने बनवाई। 50,000 रुपए फाइनेंस करने का, फंड करने का काम चाइना की गवर्नमेंट ने किया कि हुआवे नाम की कंपनी से पूरी दुनिया में आप 4G 5G का नेटवर्क बनाइए। 5G का नेटवर्क यदि चाइना के मिलिट्री के एक्स कमांडर की कंपनी के पास होगा तो आप समझ सकते हैं पूरी दुनिया का डाटा उनको बहुत आसानी से मिलता रहेगा, उनको किसी पूरी दुनिया से कि कोई रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसानी से वो डाटा प्राप्त कर लेंगे। तो रिलायंस और जियो और फेसबुक का जो कोलैबोरेशन हुआ है, जो उन्होंने 10% खरीदे हैं, इसमें बहुत अधिक तो चिंता की बात इसलिए नहीं है कि केवल 9.9% खरीदे हैं। चिंता की बात इसलिए है कि फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग बहुत निकम्मा है। अमेरिका की सीनेट में उसको 6 घंटे तक बुलाकर उससे पूछताछ की गई थी। जब उससे पूछा तो अमेरिका के एक सीनेट ने, एक सांसद ने, जैसे अपने भारत में संसद है, वहां की सीनेट है, तो एक सीनेटर ने, वहां के एक सांसद ने यह पूछा कि आप पिछले हफ्ते किस होटल में गए थे और आप किस किस से मिले थे, ये आप बताइए। तो मार्क जुकरबर्ग ने मना कर दिया। तब उस सीनेटर ने यह कहा कि आप तो फेसबुक के माध्यम से हर व्यक्ति की लोकेशन ट्रैक करते हैं, हर व्यक्ति क्या बात कर रहा है वो सारा डाटा आप रखते हैं, आप अपनी निजता का तो इतना ख्याल रखते हैं लेकिन दूसरे की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं करते, तो आपको कैसे माफ किया जाए। तो फेसबुक ने कहा कि जी मैं ठीक करूंगा, मैं माफी चाहता हूं। तो 16 बार ऐसी माफी वो मांग चुका है। बहुत बेशरम व्यक्ति है, बहुत बदमाश व्यक्ति है, चाइनीज माइंडेड है, पत्नी चाइनीज है, बेटी का जो नाम रखा है वो चीन के नए साल के अनुसार रखा है। वो अंग्रेजी नववर्ष नहीं मनाता, वो चाइनीज नववर्ष मनाता है। तो ये फेसबुक और जियो की जो डील हुई है, इसमें 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो कौन से हैं जो भारत की सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं? एक पॉइंट तो ये है कि रिलायंस जियो की क्या पॉलिसी रही है कि जियो ये चाहता है कि जो डाटा का सर्वर है वो भारत में रहना चाहिए, लेकिन फेसबुक अपने सारे सर्वर भारत के बाहर रखता है। जो हमारे फेसबुक का जितना डाटा है वो भारत के सर्वर में नहीं होता, भारत के बाहर के सर्वर में होता है। तो जियो की पॉलिसी ये रही है कि भारत के अंदर रहे। अभी दोनों के बीच में कोई खुलकर बातचीत नहीं हुई। और दूसरा बिंदु क्या है, जियो भारत की कानून का सम्मान करता है। वो कहता है कि यदि भारत की सुरक्षा को यदि कोई डाटा की आवश्यकता है, किसी की डिटेल की आवश्यकता है, तो हम उसको उपलब्ध करवाएंगे। फेसबुक हमारे सारे डाटा को चोरी करता है, लोग हैकर्स उससे चुरा लेते हैं, लेकिन कहने को सामने से ये कहता है कि फेसबुक का सारा डाटा एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। तो 2 बिंदु ये खतरनाक है। इन 2 बिंदुओं पर यदि फेसबुक अपने सर्वर यहां पर रखता है और भारत की सरकार को कोऑपरेट करते हुए अपराधियों का या जो डाटा इकट्ठा होगा उस डाटा को शेयर करता है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसका उतना नुकसान नहीं होगा। फिर भी हमारी स्वदेशी कंपनी, कोई फेसबुक बने, कोई गूगल बने, कोई टिकटॉक बने, कोई कैम स्कैनर बने, कोई ब्यूटी प्लस बने, कोई पबजी गेम की तरह बने, तो हमारे भारत की कंपनी हो तो उससे भारत हमारा स्वावलंबी बनेगा। ये पबजी खेलते खेलते, ये टिकटॉक खेलते खेलते ये कंपनियां 50-50 हजार करोड़ की बनी हुई हैं, जो केवल भारत से कमाती हैं और भारत से कमाई करके वो हमारे देश को निकम्मा बनाती हैं, हमारे देश के युवाओं के मन में पोर्नोग्राफी घुसाती हैं, निकम्मापन घुसाती हैं, उनके अंदर आलस्य लाती हैं, प्रमाद लाती हैं, निकम्मा बना देती हैं, उनके अंदर नशा छा जाता है, इतना नशा छा जाता है कि उनको काम करना पसंद नहीं आता और वो आने वाले समय में भी कभी काम नहीं कर पाते। तो ये निकम्मा बनाने का काम चाइना कर रहा है। यूएसए ने अब चीन को अलग थलग करने की पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है। चाइना ने एक और बदमाशी की है। चाइना ने वो बदमाशी क्या किया है कि अभी कुछ दिन पहले चाइना ने अपने नक्शे में, अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है, चाइना बदमाशी करता रहता है। कभी तो अरुणाचल प्रदेश को कहेगा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ रहे हैं तो वो वहां पर नहीं आएंगे क्योंकि ये तो हमारा है। बहुत होगा तो ये कहेगा कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है, ये तो हमारी थी, नहीं तो ये डिस्प्यूटेड है, इसलिए आप भी मत आओ। फिर बहुत होता है तो कहता है कि चाइना, अरुणाचल के प्रदेश के लोगों को हम वीजा नहीं देंगे क्योंकि वो तो चाइना के हैं, तो वो वीजा नत्थी करना शुरू कर देता है। तो अभी आज उसने बदमाशी करते हुए ये किया है कि अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में दिखाया है। इसलिए आज ट्रेंड चला कि
बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बायकॉट चाइना, ये ट्रेंड ट्विटर के ऊपर चला और ये ट्रेंड चलाने में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा योगदान दिया। यूएसए लगा हुआ, यूएसए की विदेश मंत्री है माइक पोम्पियो, उन्होंने ये कहा है कि चीन इस वायरस के लिए जिम्मेदार है, जो करोड़ों लोग खाली हुए हैं उनके लिए केवल चीन जिम्मेदार है। अमेरिका ने एक चाइनीज महिला को भी पकड़ा है जो एक रिजोर्ट के अंदर, एक रेस्टोरेंट के अंदर, जहां से ट्रंप का कनेक्शन है, कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ मालवेयर, कुछ वायरस फैलाने की फिराक में थी, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। और ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इसकी निंदा की है, यूके ने निंदा की है, चाइना की 2 कंपनियों ने यूएस चीन के ऊपर हर्जाना $20 ट्रिलियन का फाइन के लिए एक अपील कोर्ट में डाली है, केस किया है। यूएसए की सीनेट ने, वहां की संसद ने अपने कानून के अंदर संशोधन किया है ताकि वो चाइना को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर घसीट सकें। यूएस ने अभी थोड़े दिन पहले बात की कि हम टीम चाइना के अंदर भेजना चाहते हैं, तो चाइना ने उस टीम को अलाउ नहीं किया, उस टीम को कहा कि आप चाइना के अंदर नहीं आ सकते। यूएसए के 3 रिपोर्टर्स को चाइना ने कहा कि आप हमारा देश छोड़कर चले जाओ। विदेशी मीडिया के ऊपर भी पाबंदी लगा दी चाइना ने। इस वायरस के बारे में एक और खबर आई है कि आज रूस, जो स्वाभाविक रूप से चाइना का दोस्त है क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है, चाइना भी कम्युनिस्ट है, उसके एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने, जो बहुत वहां का फेमस माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, उसने कहा कि ये वायरस आया तो वुहान की लैब से है। ये चाइना करना नहीं चाहता था लेकिन गलती से हो गया। कैसे हो गया? चाइना वायरस के जीनोम के स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ कर रहा था। एचआईवी का टीका बनाने के लिए, एचआईवी का वैक्सीन बनाने के लिए वो छेड़छाड़ करते हुए वायरस के अंदर जो उसने जीनोम स्ट्रक्चर के अंदर छेड़छाड़ की, उससे वायरस इतना म्यूटेट हो गया, एक तरीके से इतना खतरनाक हो गया कि जो वैज्ञानिक करना चाहते थे उससे उल्टा हो गया और वो वायरस खतरनाक होकर एक्सीडेंटली बाहर फैल गया। अब इससे 2 चीजें स्पष्ट होती है। देखिए, रूस का कोई वैज्ञानिक कभी भी चाइना के ऊपर आरोप नहीं लगाएगा, तो उसने ये कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे, चाइना से गलती से ये हुआ है। उसने लेकिन जो दूसरी बात कही है कि ये गलती से हुआ है और जानबूझकर हुआ है, इससे यह साफ पता लगता है कि यह वायरस चाइना के लैब की उपज ही थी। हम चाइना के बारे में बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि पूरा मेन मीडिया कर रहा है। मार्च में हमने तब चाइना की बात की थी, वुहान लैब की बात की थी, ये वायरस कहां से आया इसकी बात की थी, चाइना के षड्यंत्र की बात की थी, वुहान से बीजिंग शंघाई में नहीं गया इसकी बात की थी, वुहान के 34 प्रांतों में नहीं गया, वुहान में किसी मिलिट्री लीडर को, किसी बड़े नेता को नहीं हुआ, ये हमने खूब बातचीत की। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं। मार्च के लास्ट वीक में जब कोई मीडिया हाउस इसकी बात नहीं कर रहा था तो सबसे पहले सुदर्शन चैनल ने इसकी बात शुरू की, क्योंकि एक सुदर्शन चैनल ऐसा राष्ट्रभक्त चैनल है जिसको कहा जाए तो वो अपने विज्ञापनों की परवाह नहीं करता। कोई भी विदेशी कंपनी कभी भी सुदर्शन चैनल को विज्ञापन नहीं देती। और मैं जितनी बात कर रहा हूं, मैं जितना बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा फेसबुक का अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए। एक दिन तो ऐसा हुआ जब चाइना के ऊपर हम ये लेक्चर कर रहे थे तो फेसबुक के ऊपर जैसे ही अंग्रेजी में चाइनीज वायरस लिखते थे तो वो कमेंट हाइड हो जाता था, वो कमेंट अपने आप हाइड हो जाता था, वो कमेंट किसी को दिखाई नहीं देता था। हमारे कार्यकर्ता ने जब चाइनीज वायरस करके कमेंट किए, मैंने देखा कि जब लाइव करने के बाद जब देखा कि ये कमेंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे, मैंने तो किसी को हाइड नहीं किया, किसी को ब्लॉक नहीं किया, तो उसके ऊपर टैप करके जब अनहाइड करके देखा तो ये पाया कि इन्होंने चाइनीज वायरस लिखा था। फेसबुक का प्यार देखिए चीन के साथ, फेसबुक चाइनीज वायरस लिखते हैं, वुहान वायरस लिखते हैं तो उस कमेंट को हाइड करने का काम करता है। पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया का ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, पूरी दुनिया में जो मीडिया चलता है सबके अंदर क्या लिखा जा रहा है कि ये वायरस चाइनीज वायरस है, ये वायरस कम्युनिस्ट वायरस है, ये वायरस वुहान वायरस है, ये वायरस कुंगफू वायरस है, ये वायरस इतना खतरनाक है। ये पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, पूरी दुनिया में यही माना जा रहा है, यही कहा जा रहा है। और अब तो ये सारे पत्ते खुल चुके हैं, अब कुछ छुपा हुआ नहीं है। एचआईवी का खोज किसने की? एचआईवी के वायरस की जिसने खोज की थी, यूएसए के साइंटिस्ट की, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उस साइंटिस्ट ने भी साफ साफ कहा है कि ये वायरस लैब में बनाया गया है, ये वायरस आदमी का बनाया हुआ है। अच्छा, एक खबर झूठी है, एक खबर आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर हो रही है ना कि जापान के किसी नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा है कि ये वायरस आदमी का बनाया हुआ, वो उसने नहीं कहा है। तो हम तथ्यों की बात करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में कुछ भी चल रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, तथ्य को प्रमाणित कर लेंगे, कई एंगल से, कई सोर्स से जांच लेंगे, फिर उसकी हम बात करेंगे। सुनी सुनाई या व्हाट्सएप के ऊपर फैल रही उसकी बातचीत हम नहीं करेंगे। तो यूएसए लगा हुआ है,
यूएसए के विदेश डिपार्टमेंट लगा हुआ है और यूएसए की अब योजना है कि वो पूरी दुनिया से चीन को अलग थलग कर ले। डब्ल्यूएचओ से वो एग्जिट कर चुका है, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग उसने बंद कर दी और पूरी दुनिया में उसने कह दिया कि ये डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइनीज हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कम्युनिस्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुंगफू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन गया है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। मिस्टर टुड्रोस के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में खूब कहा है, उसकी पूरी हकीकत बताई है, इथोपिया की हकीकत बताई है, इथोपिया को किस तरह से लिटिल चाइना कहा जाता है, टुड्रोस किस प्रकार से वर्ल्ड टेररिस्ट लिस्ट में जो लिस्टेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसके तीसरे नंबर का पदाधिकारी डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल मिस्टर टुड्रोस रहे हैं। उसके बारे में डिटेल में आज बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मेन मीडिया खोलते होंगे तो आपको खूब खबरें उसकी दिखाई देती रहेंगी। आगे कुछ ऐसा बताते हैं जो एक्सक्लूसिव, जो मीडिया में दिखाई नहीं देता और जो बहुत महत्वपूर्ण है। यूएस की विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया कि ये वायरस जो यूएसए के अंदर आया है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई महामारी नहीं है, ये यूएसए के ऊपर अटैक है और हम इस अटैक का बदला लेंगे। जैसे यूएसए के ऊपर कोई हथियारों से अटैक करता है तो यूएसए की मिलिट्री, यूएसए की पूरी सारी शक्ति उससे बचाव करने के लिए और उस अटैक के ऊपर दोबारा से उसके उत्तर में अटैक करने के लिए काम करती है, वो हम करेंगे। हम आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, भौगोलिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर चीन को अलग थलग करेंगे। अब यहां पर भारत में आपके मन में भी एक विचार आया होगा, यूएसए के अंदर आज 51,000 लोग मर चुके हैं, लगभग 2 लाख लोग पॉजिटिव हो चुके हैं, पिछले 24 घंटे में 3,000 लोग मरे हैं। चाइना के अंदर केवल इन्फेक्शन कितना हुआ, लगभग 60-70 हजार लोगों को इन्फेक्शन हुआ, 80,000 लोगों को इन्फेक्शन हुआ, मरे कितने, 4-4.5 हजार लोग मरे केवल चाइना, जहां से वायरस की शुरुआत हुई। और न्यूयॉर्क यूएस से जो 15,000 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक एक दिन में 4-4 हजार लोग मर रहे हैं। मतलब चाइना के अंदर जो 5 महीने में व्यक्ति मरे, उतने एक दिन में आज न्यूयॉर्क के अंदर, यूएसए के अंदर मर रहे हैं। एक दिन के अंदर इटली के अंदर मर रहे हैं, एक दिन में उतने व्यक्ति यूके के अंदर मर रहे हैं। यूके के प्रिंस चार्ल्स को कोरोना हो जाता है, प्रधानमंत्री को कोरोना हो जाता है, जर्मनी की चांसलर को हो जाता है, मिडिल ईस्ट के एक देश के स्वास्थ्य मंत्री को हो जाता है, वो खांसता और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। सारे पावरफुल लोगों को कोरोना हो जाता है, लेकिन चाइना के अंदर कोरोना नहीं होता, वो उसको कंट्रोल कर लेता बिना वैक्सीन बने। ये क्या राज है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब यूरोपीय संघ ने एक रिपोर्ट बनाई है, उस रिपोर्ट को जारी किया है। चाइना ने खूब कोशिश की कि वो उस रिपोर्ट को रोके। और देखिए, चाइना के अंदर चाइना के जो राजदूत होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं, उनको वोल्फ फाइटर कहा जाता है। जैसे भेड़िया लड़ाकू होता है, वैसे कहा जाता है कि जब चाइना के हित की कोई बात नहीं होती तो पूरी दुनिया में जैसे भेड़िया हमला करता है। देखिए, भेड़िए का एक गुण है, भेड़िया जब ताकतवर व्यक्ति होता है तो छुप के हमला करता है, ताकतवर नहीं होता है तो एकदम शेर बनकर हमला करता है। जब पीछे हटने की बात आती है, छुपने की बात आती है, तो कुत्ता बन जाता है। वो कई जानवरों का मिला जुला कुटिलता का रूप है। तो इनको कहा जाता है कि ये भेड़िए हैं। चाइना के राजदूत और भेड़ियों की तरह पूरी दुनिया में चाइना के खिलाफ जो चल रहा है, मतलब जो सच्चाई चल रही है, चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, इसको कम्युनिस्ट वायरस कहा जा रहा है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है, तो इसके ऊपर विरोध करने के लिए पूरी लॉबी उनकी उतर चुकी है। यूरोपियन यूनियन ने एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका के एक सीनेटर ने कहा कि मुझे चाइना की ओर से ऑफर आया कि मैं अमेरिका की संसद में खड़ा होकर कहूं कि चाइना के ऊपर आरोप लगाना गलत है, इसके लिए उसको पैसा दिया जाएगा। यूएसए के अंदर कई साइंटिस्ट पकड़े गए हैं जो यूएसए यूके की रिपोर्ट को चाइना देने को काम कर रहा था। जो चाइना जासूसी करवाता है, बड़े पैमाने पर करवाता है और दूसरे देश के वैज्ञानिकों को खरीदने का, तोड़ने का काम भी करता है। ऐसे षड्यंत्र भी सामान्य तौर पर चलते हैं। अभी यूएस के अंदर सीधे सीधे यूएस की विदेश मंत्री ने, ट्रंप ने कहा है कि शी जिनपिंग को, चाइना के राष्ट्रपति को, चीन को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अपनी एप्पल को, अपनी गूगल को, अपनी कंपनियों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि आप कहीं से भी सामान बनवाओ, लेकिन आपको चीन से सामान नहीं बनवाना। लगभग 1,000 कंपनियां ऐसी हैं जो चीन को छोड़कर वियतनाम में जा रही हैं, साउथ कोरिया में जा रही हैं, ताइवान में जा रही हैं, जो जापान में जा रही हैं, जो और एशियन देशों को देख रही हैं जहां पर वो अपने कारखाने लगा सके। नोएडा के अंदर सैमसंग का एक कारखाना लग गया है। सैमसंग जो मूल रूप से साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके अंदर 1.25 करोड़ फोन हर महीने बनाए जाएंगे। ऐसा कारखाना नोएडा के अंदर लग चुका है। 1,000 कंपनियां
एशिया के अंदर ऐसे किसी देश को देख रही हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट कर सकें, जहां पर वो प्लांट लगा सकें। भारत के पास भी एक मौका आएगा, लेकिन इस मौके में दिक्कत क्या है कि भारत के अंदर विपक्षी दल इतने बदमाश हैं, इतने चरित्रहीन हैं कि उनके लिए कोई देश मायने नहीं रख सकता। आज भी आज़ादी के 70 सालों बाद भी चीन ने जहां कैलाश मानसरोवर झील तक, तिब्बत के अंदर जहां घास का तिनका नहीं उगता, वहां पर मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 2010 में जब मेरा तिब्बत जाना हुआ, चाइना जाना हुआ, तो उस समय उन्होंने ऐसे हाईवे बनाए हुए थे जो दिल्ली से लेकर आगरा तक का यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ है, वैसे हाईवे तो उन्होंने तिब्बत में बनाए हुए थे। मैं शंघाई की बात नहीं कर रहा, मैं बीजिंग की बात नहीं कर रहा, मैं वुहान की बात नहीं कर रहा। इन सारे शहरों के अंदर तो उन्होंने एक शहर बना दिया इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स के डायोड से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक्स के वायर से लेकर, आपको कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स का बनवाना है तो आपको एक शहर के अंदर हर चीज बनाने वाला मिलेगा। उस चीज का प्रोजेक्ट को बनाने वाला, प्रोजेक्ट के अनुसार उसकी डिजाइनिंग करने वाला, उसकी टूल एंड डाई बनाने वाला, उसके असेंबल करने वाला, उसको अलग अलग पार्ट में बनाने वाला, जैसी क्वालिटी चाहिए वैसी क्वालिटी बनाने वाला, जिस रेट में चाहिए उस रेट में बनाने वाला, और उसके बाद उसकी पैकेजिंग से लेकर, उसकी मार्केटिंग से लेकर, उसकी डिलीवरी से लेकर, उसके ट्रांसपोर्टेशन से लेकर, उसके बैंकिंग सिस्टम से लेकर, सारी व्यवस्थाएं उन्होंने एक छत के नीचे उपलब्ध करवाई हैं। एक शहर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना दिया, एक शहर मोबाइल फोन के लिए बना दिया, एक शहर बना दिया कि यहां पर पिचकारी और गुब्बारे बनेंगे, यहां पर लाइट बनेगी दिवाली की। एक शहर ऐसा बना दिया जहां पर सजावटी चीजें बनेगी, जहां पर फोटो फ्रेम से लेकर दूसरी सजावटी चीजें बनेगी। तो हम सुबह उठते हैं ना, तो सुबह उठते ही हमारी सुबह चाइनीज वस्तुओं के साथ होती है और हमारी शाम चाइनीज वस्तुओं के साथ होती है। मैं एक दिन एक लेक्चर दूंगा, यूएसए की एक महिला ने एक बार संकल्प लिया कि मैं कोई भी चाइनीज वस्तु का प्रयोग नहीं करूंगी, तो उसने एक पुस्तक लिखी, 1 ईयर विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट। इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है, आप भी पढ़ सकते हैं चाहे तो, नहीं तो मैं उसकी किसी दिन आपको उसका ब्रीफ आपसे शेयर करूंगा कि चाइना किस कदर हमारे एक एक हिस्से में घुसा हुआ है। और आपको मेरी बात यदि अच्छी लग रही हो तो मैं रोज रात को 8 बजे लाइव आता हूं। लाइव देखते देखते आप इसको शेयर जरूर कर दीजिए, इसलिए नहीं कि मेरा कार्यक्रम है इसलिए शेयर कीजिए, यह सारा कार्यक्रम आपको अपनी भाषा में भी कहना है, अभी कार्यक्रम बाकी है। एक संदेश मैं दे रहा हूं कि सुनते सुनते टैप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें, अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। देखिए, कोई देश महान तब बनता है सबसे पहले जब उस देश के लोगों के मन में देशभक्ति के विचार अंकुरित होते हैं। उसके मन में यह भाव आता है कि हमारा देश कभी भी दबा कुचला देश नहीं रहा। कोई बच्चा आपके यहां पैदा हुआ, आप किसी पौधे को देखिए, आपके घर में 2 गमले हैं, एक पौधे को आप गाली देना शुरू कर दीजिए और एक पौधे को रोज सुबह उठकर आप शाबाश कहना शुरू कर दीजिए कि आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर बहुत अच्छे फल आएंगे। तो जिस पौधे को आप गाली देंगे वो पौधा मुरझा जाएगा और जिसको शाबाशी देंगे वो पौधा पुष्पित और पल्लवित हो जाएगा। तो हमारे मस्तिष्क को विचारों की खुराक चाहिए, वो विचारों की खुराक हमें मिलेगी हमारे इतिहास से, हमारे सामान्य ज्ञान से, हमारे बोध से, हमारे चिंतन से, हमारे विचारों से, और वो खुराक हमें एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से विपरीत दी गई। हमें खुराक ये दी गई कि हम तो कायर थे, हम तो कमजोर थे, हम तो बुज़दिल थे। सिकंदर आया, हमें पीट कर चला गया। अलाउद्दीन खिलजी आया, हमें पीट कर चला गया। मोहम्मद बिन कासिम आया, हमारी पिटाई करके चला गया। अहमद शाह अब्दाली आया, वो हमारी पिटाई करके चला गया। बाबर आया, उसने हमें पीटा। हुमायूं आया, उसने हमारी पिटाई की। अकबर आया, उसने हमारे ऊपर राज किया। जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया, सबने हमारी पिटाई की। मतलब हम पिटते ही रहे। ये हमारा अतीत नहीं है। हमारा अतीत 1,96,08,53,121 वर्ष का है। तो इसको चलते चलते शेयर जरूर कर दीजिए, इसलिए शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग जाग सकें। सबसे पहले विचार उत्पन्न होगा, कट्टरता उत्पन्न होगी, वैचारिक कट्टरता, कि हमारे लिए हमारा देश पहले है। जब इजराइल के लिए देश पहले है, जापान के लिए देश पहले है, जर्मनी के लिए देश पहले है, फ्रांस के लिए देश पहले है, साउथ कोरिया के लोगों के लिए देश पहले है, ताइवान छोटा सा 2.5 करोड़ का देश, चाइना उसको आंखें दिखाता है। और चाइना और ताइवान का कोई कंपैरिजन नहीं है। आज ताइवान खुलकर चाइना की आंखों में आंखें डालकर यह कहता है कि हम आपसे दबेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके एक एक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरा एक दोस्त गुड़गांव में टूल एंड डाई की कंपनी में इंजीनियर है, डाई टूल सेक्शन का इंचार्ज है। तो उनको कई बार जब मशीनें खरीदनी होती है ना, सीएनसी मशीनें, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनें, कंप्यूटराइज मशीनें, लेथ की मशीन, मिलिंग की मशीन,
ड्रिलिंग की मशीन, ये टूल एंड डाई मेकिंग की मशीन, तो ये खरीदने के लिए वो कई बार जब आवेदन मंगवाते हैं तो उनकी जो कंपनी है वो मूल रूप से चाइनीज कंपनी है, ताइवान की कंपनी है। तो उनको निर्देश है कि आपको कोई मशीन खरीदनी हो, और मान लीजिए आपको एक मशीन 1 करोड़ रुपए की चाइना से मिल रही है, और दूसरी आपके पास जितनी कोटेशन है उसमें आपको मशीन, जापानी मशीन 1.25 करोड़ की मिल रही है, साउथ कोरिया से आपको 1.5 करोड़ की मिल रही है, वियतनाम से आपको 2.25 करोड़ की मिल रही है, जापान से या जर्मनी से आपको और महंगी मिल रही है। तो कह रहे कि चाइना का ऑर्डर आपको कैंसिल करना है, चाइना को ड्रॉप करना है, कोई भी बहाना लगाकर आपको चाइना की कोटेशन को डिस्क्वालीफाई करना है। और यदि 10-20% महंगी भी मिले तो ताइवान के लोग जापान की मशीन खरीदना पसंद करते हैं, साउथ कोरिया की मशीन खरीदना पसंद करते हैं, वियतनाम की खरीद लेंगे, जर्मनी की खरीद लेंगे, किसी यूरोपियन देश की खरीद लेंगे, लेकिन वो चाइना की नहीं खरीदना चाहते। तो आज जिन 3 पत्रकारों को चीन ने बाहर निकाला, उन 3 पत्रकारों को ताइवान ने यह कहा कि आओ हमारे पास आओ। और आज ताइवान ये कहता है कि हम चीन के डर में नहीं जिएंगे। ताइवान आज युद्ध का अभ्यास कर रहा है, चाइना उसको डराने की कोशिश कर रहा है। जब WHO की मीटिंग हुई तो चाइना ने कोशिश की कि ताइवान को उससे निकाल दिया जाए, तो ताइवान ने वहां पर विरोध दर्ज करवाया। और अब ताइवान के साथ जापान खड़ा है, क्योंकि जापान चीन का स्वाभाविक दुश्मन है। चीन का दुश्मन ताइवान, तो ताइवान और जापान एक साथ दोस्त हैं। ऐसे ही ताइवान के साथ अब अमेरिका चीन का दुश्मन है, चीन को मजा चखाना है। तो चीन को मजा चखाने के लिए किसको अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है? ताइवान को अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है। ताइवान के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, चाइना के पास में एक छोटी सी जगह है ताइवान, जहां लगभग 2.5 करोड़ की आबादी रहती है। तो उस देश में चीन के अंदर कम्युनिस्ट शासन है। चीन के कम्युनिस्ट शासन ने जिन लोगों को भगाया था वो लोग ताइवान में जाकर बस गए 1949 में, और ताइवान में वो चीन की विचारधारा से बिल्कुल उलट विचारधारा के हैं। वो चाइना के अंदर नेशनल, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे वो थे, जो डेमोक्रेसी चाहते थे। चाइना ने कम्युनिज्म को चुना, और कम्युनिस्ट पार्टी बनते हुए चाइना के अंदर केवल एक पार्टी है। चाइना को कहा जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान कहता है कि असली चीन मैं हूं और ये सारा मेरा हिस्सा था। अब जो कम्युनिस्ट चीन है वो ये कहता है कि मैं चीन हूं और ये ताइवान तो हमारा एक छोटा सा स्टेट है। अभी ताइवान के अंदर एक स्टेट 2 रूल, ऐसा कुछ सिस्टम चल रहा है, जिसमें हांगकांग में और ताइवान में अलग सिस्टम चलता है। उनका संविधान अलग है, उनकी संसद अलग है, लेकिन ताइवान उसके ऊपर दादागिरी करता है। चीन उसके ऊपर दादागिरी करता है। ऐसी दादागिरी करता है, वो ताइवान को कहता है कि आप कहीं एम्बेसी नहीं खोल सकते, किसी इंटरनेशनल मंच पर, किसी इंटरनेशनल ग्रुप में अलग देश की हैसियत से जा नहीं सकते। तो अब ताइवान भी चीन को आंखें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके साथ अमेरिका खड़ा है। भारत अभी कुछ बोल नहीं रहा, चाइना का विरोध नहीं कर रहा, खुलकर कुछ बोल नहीं रहा, चाइना को क्लीन चिट भी नहीं दे रहा। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का फोन आता है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर जी, उनके पास कहता है कि देखो लोग इसको चाइनीज वायरस कह रहे हैं, वुहान वायरस कह रहे हैं, तो आप इसका विरोध करो। तो हमारी विदेश मंत्रालय के लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर विचार करते हैं, कुछ नहीं कहते हैं। तो चाइना का अभी खुलकर सरकारी स्तर पर भारत विरोध नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि भारत बहुत बड़ी मात्रा में आज चाइना के ऊपर निर्भर करता है। सोलर सेल आएगा चाइना से आएगा, मोबाइल फोन आएगा चाइना से आएगा, चिप आएगी चाइना से आएगी, मदरबोर्ड आएगा चाइना से आएगा। जितनी टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, गुब्बारे से लेकर हमारे देवी देवता से लेकर हमारे सजावटी सामान से लेकर, सब चाइना से आ रहा है। तो कुछ सामान तो हम बना सकते हैं, लेकिन सारा अभी नहीं बना सकते। चाइना से हम जो सामान मंगवाते हैं वो 5 लाख करोड़ का मंगवाते हैं। चाइना जो हमसे सामान खरीदता है, हम चाइना से धागा खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं। चाइना हमसे कपड़ा या धागा नहीं खरीदता, हमसे कपास खरीदता है। उस कपास के अंदर वैल्यू एडिशन करता है और कई गुना में हमें बेचता है। तो हमें चाइना का विरोध करना है, चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करना है, ताकि एक देशभक्ति की भावना जगे। तो हरीश साल्वे अपने देश के जाने माने वकील हैं, देशभक्ति के लिए, आतंकवादियों को सजा दिलवाने के लिए लगातार लड़ाई करते हैं। तो हमारे देश के कुछ राष्ट्रवादी व्यक्तियों ने बात की कि चीन के ऊपर कोई मुकदमा किया जाए, चीन को मजा चखाया जाए। तो हरीश साल्वे के साथ कुछ लोगों का डिस्कशन हुआ। तो हरीश साल्वे ने कहा कि देखो चीन के ऊपर अब हम कुछ कर नहीं सकते, यहां पर हम कुछ करेंगे तो भारत की कोर्ट से तो उसको कोई सम्मन भी जारी नहीं हो सकता, भारत की कोर्ट से कुछ हो नहीं सकता। और हरीश साल्वे जी कहते हैं कि चीन अभी वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड की 2nd नंबर की इकोनॉमी है। 20 ट्रिलियन डॉलर की यूएसए की इकोनॉमी, 12 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी, और भारत
यूएसए का 10वां हिस्सा। मतलब यूएसए के अंदर अगर हर साल 2,000 रुपए का काम होता है तो भारत के अंदर 200 रुपए का होता है और चाइना के अंदर 1,200 रुपए का। मतलब भारत से चीन 6 गुना बड़ा जीडीपी में है, भारत से यूएसए 20 गुना ज्यादा बड़ा है। तो भारत आज चाइना से 5 लाख करोड़ रुपए का सामान खरीदता है, बेचता कितने का है? 1 या सवा 1,16,000 करोड़ का बेचता है, जो अभी लास्ट फिगर आई है। तो घाटा कितना है? लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। मतलब 3.25 लाख करोड़ रुपए हमारी जेब से निकालकर मोबाइल के नाम पर, ओप्पो के नाम पर, वीवो के नाम पर, शियोमी के नाम पर, एमआई के कैमरे के नाम पर हमारे यहां से चाइना निकालता है और चाइना निकालकर वो पैसा पाकिस्तान को देता है, सरकार को। पाकिस्तान की सरकार वो पैसा पाकिस्तान की मिलिट्री को देती है, पाकिस्तान की मिलिट्री उस पैसे का एक हिस्सा पाकिस्तान की आईएसआई को देती है, पाकिस्तान की आईएसआई उस हिस्से में से एक हिस्सा पाकिस्तान में हाफिज सईद को देती है, दाऊद इब्राहिम को देती है, मसूद अजहर को देती है, लखवी को देती है। और ये लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर उसी पैसे से भारत के अंदर कसाब जैसे आतंकवादी भेजते हैं, भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों को पेमेंट देने का काम ये करते हैं। आर्मी के ऊपर पत्थर पड़ता है तो वो पैसा हमारी जेब से जो चाइना लेकर जाता है उस पैसे से पत्थर पड़ता है। हमारे सैनिकों के ऊपर बॉर्डर पर जो गोली चलती है उस गोली का पैसा हमसे जो चाइना हमारे देवी देवताओं की मूर्ति बेचकर, झालर बेचकर, हमारे यहाँ होली के गुब्बारे बेचकर, होली का रंग बेचकर, होली की पिचकारी बेचकर, अपने चाइना का कैमरा बेचकर, अपने चाइना का मोबाइल बेचकर हमसे जो पैसा लेता है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को डेवलप करने का काम कर रहा, कॉरिडोर बनाने का काम कर रहा। हमारा भारत माता का मस्तक जो पीओके हम देखते हैं उसके आधे हिस्से के ऊपर तो अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है। हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारी बीएसएफ उस बॉर्डर के ऊपर नहीं है जो नक्शे के अंदर जहां से पाकिस्तान शुरू होता है। नक्शे के अंदर जहां से पाकिस्तान शुरू होता है उससे कई मील पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो आज की लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहां पर अपनी आर्मी रहती है। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है वो तो आज पाकिस्तान के कब्जे में है और पाकिस्तान के कब्जे में नहीं है, जिसको पीओके कहा जाता है, जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत या तो बलूचिस्तान के पीओके के टुकड़े कर देगा या उसको अपने अंदर मिला लेगा। तो पाकिस्तान ने एक राजनीति खेली और चीन ने एक राजनीति खेली कि भारत से हर साल वो लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए कमा रहा है। और कब से कमा रहा है? कई सालों से कमा रहा है। उस पैसे से उसने चाइना से लेकर, तिब्बत से होते हुए, अक्साई चीन से होते हुए, उस पीओके से पाकिस्तान का वो कश्मीर का हिस्सा जो है भारत का, भारत के नक्शे में है, लेकिन जिसने चाइना के ऊपर कब्जा किया हुआ है, उस नक्शे से उसने पूरी रेल लाइन बिछाई है, पूरा कॉरिडोर बनाया है, पूरी गैस की लाइन बिछाई है, पूरी पाइपलाइन बिछाई है और वो उसको क्रॉस करते हुए, पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाती है ताकि वो अपना माल भेज सके। और अब उस पीओके में, वो पीओके भारत और पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, उसमें तीसरी पार्टी बन गई है। वो पार्टी जबरदस्ती चाइना बन गई है। अब कल को हम जबरदस्ती उस पीओके को लेना चाहें, पाकिस्तान को दबाना चाहें, तो चाइना खड़ा हो जाएगा कि यहां पर तो मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरा पैसा लगा हुआ है, इसके ऊपर आपकी आर्मी यदि आई, आपने इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो मेरी आर्मी भी आकर आपका विरोध करेगा। मतलब एक जबरदस्ती की थर्ड पार्टी बन चुका है चाइना। तो ये काम यहां पर हो रहा है। डब्ल्यूएचओ ने अभी 2 अलग अलग बयान जारी किए हैं। हरीश साल्वे की बात कर रहे थे तो हरीश साल्वे ने क्या कहा है कि चीन इतना ताकतवर है कि अभी उसके लिए ये मुकदमों से, इंटरनेशनल कोर्ट में कुछ नहीं हो सकता। केवल एक रास्ता है चीन का कि दुनिया के 200 देश चीन का बहिष्कार कर दें, कि चीन का बना हुआ कोई सामान नहीं लेंगे, चीन के अंदर, चीन से कोई भी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कोई भी लेन देन के, ट्रेड का कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। तो केवल ये एक काम है जिससे चीन को घुटनों पर लाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी आज बयान जारी किया है कि डब्ल्यूएचओ भरोसे के लायक नहीं है। यूएसए डब्ल्यूएचओ से पहले ही निकल चुका है। वो कहता है कि डब्ल्यूएचओ ठीक काम नहीं कर रहा, हम नया डब्ल्यूएचओ बनाएंगे। और डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है अभी भी? डब्ल्यूएचओ ने पिछले 4 महीनों में 40 बार चाइना की तारीफ की है। मिस्टर टुड्रोस, जिसको शी जिनपिंग का छोटा भाई कहा जाता है, उसने इस वायरस को फैलाने में चीन की कठपुतली का काम किया है। पूरी दुनिया में इस वायरस को जब पहली सूचना मिली, देखिए ताइवान ने 31 दिसंबर को सूचना की कि यह वायरस खतरनाक है, यह आदमी से आदमी के बीच में फैलता है। ताइवान की चिट्ठी को
डब्ल्यूएचओ ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। दूसरी सूचना दी चीन ने, डब्ल्यूएचओ ने चीन की सूचना के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। 31 दिसंबर को कोई कार्रवाई नहीं की। पूरा जनवरी बीत जाता है, फरवरी बीत जाता है, मार्च बीत जाता है, तो 12 मार्च को इसको महामारी घोषित करते हैं। मतलब पहला केस आने के 72 दिन बाद, और आज ताइवान ने कहा है, पूरी दुनिया ने डब्ल्यूएचओ से पूछा है कि जब ताइवान ने साफ साफ कहा था कि ये वायरस हमारे ताइवान में आया है, ये आदमी से आदमी के बीच में फैलता है, तो आपने फ्लाइट क्यों नहीं रोकी, आपने ट्रेड क्यों नहीं रोका, आपने इसको 31 दिसंबर को या जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में महामारी घोषित क्यों नहीं किया, आपने इसकी जांच के लिए स्पेशलिस्ट वैज्ञानिकों की, रिसर्चर्स की टीम क्यों नहीं भेजी, आपने इसका जीनोम स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया, आपने इसकी सारी रिपोर्टिंग क्यों नहीं ली, आपने फ्लाइट के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया। और 12 मार्च तक भी डब्ल्यूएचओ ने फ्लाइट के ऊपर बैन नहीं लगाया। जैसे कि डब्ल्यूएचओ और शी जिनपिंग चाहते हों कि हमारे यहां तो ये गलती से फैल गया, लेकिन अब पूरी दुनिया में फैल जाए तो पूरी दुनिया की फैक्ट्री बंद हो, चाइना की फैक्ट्रियां चलें, पूरी दुनिया का पैसा चाइना के पास आ जाए, घटिया मास्क बेचे, घटिया पीपी किट बेचे, घटिया टेस्टिंग किट बेचे। भारत के अंदर जो 2.5 लाख टेस्टिंग किट आई, 60,000 फर्जी, 60,000 ऐसी पाई गई जो बिल्कुल खराब थी। कनाडा के अंदर मास्क भेजे, लगाते लगाते फट गई। इटली के अंदर जो सामान इटली ने मानवता के नाते चीन को दिया था, उसी को वापस भेज दिया। इतनी कारस्तानी करने का काम चीन कर रहा। 100 रुपए का N95 का मास्क जिसकी कीमत 80 से 100 रुपए है, उसको 500 रुपए में बेचने का, एडवांस पेमेंट पर बेचने का बेशर्मी से काम चाइना कर रहा है। पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन चाइना का वुहान जहां से वायरस फैला वो खुल चुका है। चाइना के सारे शहर खुले हुए हैं। पूरे दुनिया के अंदर 150 देशों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये षड्यंत्र चाइना ने किया। तो अब डब्ल्यूएचओ ने कल परसों क्या कहा कि ये वायरस तो जानवर से आया है। दुनिया के 70% वायरस जानवर के से आते हैं और ये वायरस लैब के अंदर नहीं बनाया गया। अब डब्ल्यूएचओ ने फिर एक और बयान जारी किया। वो बयान क्या जारी किया कि चीन के अंदर जब ये मांग उठी कि अगर ये वायरस जानवरों से आया है और 70% वायरस जानवरों से आए हैं, तो ये जानवरों की मार्केट बंद क्यों नहीं कर दी जाए। पूरी दुनिया ये कानून पास क्यों नहीं करे कि पूरी दुनिया में शाकाहारी बन जाएं सब, पूरी दुनिया के अंदर फल सब्जियां खाएं, मांस खाना छोड़ दें, जैसा भारत में कहा गया है। भारत के अंदर जैसे नियम बनाया गया है कि अहिंसा रखो, हिंसा किसी की नहीं करनी, किसी का मांस नहीं खाना। अब आप कहेंगे कि राम जी हिरण के पीछे गए थे, पुराने जमाने में भी शिकार करते थे। तो शिकार करते थे अपने हथियारों की टेस्टिंग करने के लिए, अपना आखेट करते थे, अपनी वीरता की परीक्षा के लिए केवल क्षत्रिय करते थे, केवल वीर पुरुष करते थे, एक वर्ण के लोग करते थे। जैसे गोली चलाने का काम हर व्यक्ति नहीं करता, जो बॉर्डर के ऊपर होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको गोली चलानी है, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, वो युद्ध का अभ्यास करता है। आम आदमी युद्ध का अभ्यास नहीं करता। ऐसे ही जो पुराने जमाने में क्षत्रिय होते थे वो आखेट करते थे, शिकार खेलते थे, तो अपनी चुस्ती फुर्ती बनाकर रखने के लिए, अपना निशाना बनाकर रखने के लिए, अपने अस्त्र शस्त्रों को बनाकर रखने के लिए वो युद्धाभ्यास करते थे। वो केवल क्षत्रिय करते थे, लेकिन वो मारने के बाद उसको खाते नहीं थे। शेर को मारते थे, हिरण को मारते थे, तो खाने का काम नहीं करते थे, उनका युद्धाभ्यास होता था। तो डब्ल्यूएचओ 3 दिन पहले तो कहता है कि वायरस 70% जानवरों से आते हैं, और आज क्या कहता है? आज वो कहता है कि 70% जानवरों से तो आते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम रोक नहीं लगा सकते। चीन की मार्केट तो खुलनी चाहिए, चीन की मांस की मार्केट, चीन की वेट मार्केट, जहां पर खुलेआम मांस को काटा जाता है, उसकी मार्केट तो खुलनी चाहिए, उसके ऊपर बैन नहीं लगाया जाना चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ चीन की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। वायरस का एक और खतरनाक चीज आई है। वो खतरनाक चीज क्या आई है कि कुछ ऐसे लोग मिले हैं जिनकी आयु 30 से 40 वर्ष की है, उनके अंदर कोई सिम्टम नहीं आया, ना खांसी आई, ना जुकाम आया, ना उनका गला खराब हुआ, ना उनको बुखार आया, और वो अचानक कोरोना पॉजिटिव थे और अचानक मर गए। तो ऐसी एक खतरनाक चीज भी आई है। अब अगर हम और बातचीत करते हैं तो एक बातचीत अब आई है कि यूएसए के वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह वायरस सूर्य की रोशनी के अंदर मर जाता है, सूर्य की रोशनी के अंदर यह वायरस मरता है, और इस वायरस के मरने में सूर्य एक बड़ा योगदान प्ले करता है। तो हमारे भारत के अंदर जो घर बनते थे, मैं याद करता हूं कि हर घर के अंदर एक आंगन जरूर होता था कि जहां सीधी सूर्य की किरणें आती थी। अब हमारा भवन निर्माण कितना उन्नत रहा है,
आप गर्व करेंगे कि हमारे भवन निर्माण में हमें कभी एसी की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एसी का प्रयोग करेंगे तो एसी के अंदर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग करेंगे वो ओजोन की परत को खराब कर देगी। ओजोन की परत को खराब कर देगी तो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर के ऊपर जरूरत से ज्यादा पड़ेंगी तो भी नुकसान करेंगी, और सूर्य की किरणें हमें बिल्कुल नहीं मिलेंगी तो विटामिन डी कम हो जाएगा। हमने सूर्य को भगवान माना। क्यों माना? क्योंकि सूर्य की किरणों के अंदर वो ताकत है जो हमारे शरीर को पोषण देता है, विटामिन डी देता है। ये तो खोजा गया विटामिन डी। मैं कहता हूं ऐसे विटामिन डी जैसे कम से कम 1000 चीजें होंगी जो सूर्य हमें देता है, जिनकी हमने आज पहचान नहीं की है। हो सकता है 200 साल बाद आपको ऐसे 50 तत्व और मिले कि सूर्य की किरणों से तो ये भी मिलता है, ये भी मिलता है, ये बीमारी होती है तो इसके पीछे सूर्य की किरणें ना मिलना हो सकता है। और हो सकता है आने वाले समय में ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब करें। अभी भी कहने लगे ना कि अगर विटामिन डी की कमी से को दूर करना है तो एक फार्मूला डॉक्टर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि 40% आपकी बॉडी खुली हो। याद कर लीजिएगा आप, बहुत उपयोगी है। आप भी टेस्ट करवाएंगे तो, मैंने भी थोड़े दिन पहले टेस्ट करवाया तो मेरा भी विटामिन डी कम था। योग करने वाले व्यक्तियों का भी विटामिन डी कम हो जाता है यदि वो सूर्य भगवान के पास ना जाएं, खुले में ना जाएं तो। क्योंकि हम भी बंद कमरे में रहते हैं, गाड़ी में बैठ गए, उसके बाद ट्रैवल करते हुए गए तो सूर्य के बीच में बैठने का, सूर्य की किरणों में बैठने का समय नहीं लग पाता। तो विटामिन डी को प्राप्त करने का एक फार्मूला है कि 40% हमारा शरीर खुला हो, 40 मिनट तक लगातार, सुबह और शाम की धूप हो, जब गुनगुनी ऐसी धूप हो जो सहन करने लायक हो, और 40 दिन तक, यदि हम एक साल में करते हैं 40 दिन, 365 दिन में 40 दिन, 40 मिनट, और बॉडी का कम से कम 40% हिस्सा खुला हो। 40% मतलब आपने निक्कर पहनी हुई है तो आपने ऊपर वाला हिस्सा निकाल दिया तो आपकी बॉडी का 40% हिस्सा खुला हो गया। आपने ऊपर कुछ पहना हुआ है तो आपने नीचे वाले हिस्से को खुला कर लिया तो 40% हिस्सा आपका खुला है, और आप 40 मिनट तक बैठ गए, और ऐसा आपने 40 दिन तक कर लिया तो पूरे साल आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में हो सकता है, अभी जो 40 मिनट बैठने की रिकमेंडेशन तो वैज्ञानिक कर रहे हैं, आने वाले समय में वैज्ञानिक ये भी कहें कि सुबह सुबह जब जल का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जब स्पर्श होता है और उससे जो रश्मियां निकलती हैं उससे कुछ और विशेष लाभ मिलता है।